इंटरमीडिएट +2 के पहले इकाई में स्थिर वैद्युतिकी, पहला इकाई स्थिर वैद्युतिकी है, जिसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ेंगे, मतलब विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। अब ये स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो ये फिजिक्स का एक ऐसा भाग है जिसमें हम किसी भी स्थिर आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव आदि का अध्ययन करते हैं। इसमें डायपोल वगैरह का भी अध्ययन करते हैं। तो कुल मिला जुला करके भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, वैद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव, जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, आदि का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो ये हम फिजिक्स की एक शाखा पढ़ने जा रहे हैं जो स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जाना जाता है। इसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसमें स्थिर वैद्युतिकी में हम विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैंने आपको जैसे कि बताया स्थिर वैद्युतिकी क्या है। अब स्थिर वैद्युतिकी में चूँकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ेंगे, विद्युत आवेश को पढ़ेंगे, तो विद्युत आवेश क्या है इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। विद्युत आवेश सबसे पहले हम जानते हैं आवेश या विद्युत आवेश। हम इसको आवेश भी कह सकते हैं या विद्युत आवेश कह सकते हैं। तो आवेश क्या है? आप सभी जानते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वो एटम से मिल के बने हुए हैं, और एटम्स जो है वो ये मान लीजिए कोई एक पदार्थ है और पदार्थ जो है एटम से मिल के बने हुए हैं, ये एटम्स हैं। ठीक है, ये एक पदार्थ है और ये सब उनके जो है क्या हैं, एटम्स हैं। अब किसी एक एटम को हम मैग्नीफाई करके देखें तो एक एटम के अंदर क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर यहाँ बहुत ही छोटे से स्थान में प्रोटॉन रहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग छोटी कक्षाओं में 9, 10 वगैरह में पढ़ चुके हैं। यहाँ प्रोटॉन रहता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये न्यूट्रॉन, तो कोई भी पदार्थ जो है वो एटम से मिलके बना होता है। और एटम किससे मिलके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 मूल कण हैं। अस्थायी रूप से ये 3 कण पाए जाते हैं। वैसे बहुत सारे कणों की खोज हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। सिर्फ हम ये जानेंगे कि कोई पदार्थ जो है वो विद्युत आवेशित कणों से मिलके बने होते हैं, जिसमें इसका चार्ज 0 होता है, इसका चार्ज +1 माना जाता है, इसका चार्ज -1 माना जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है, जब भी किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है, तो ये जो आउटर सेल है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, या फिर दूसरे पदार्थ से आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। अब इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉनों का नंबर होता है किसी भी एटम में, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मतलब न्यूट्रॉन, वो
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी परमाणु जो है या कोई भी पदार्थ का परमाणु वो उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही किन्हीं दो पदार्थों को रगड़ा जाता है तो रगड़ने की वजह से उसके बाहरी जो सेल हैं, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, या तो वो निकल के किसी दूसरे, वो क्या कहते हैं, दूसरे जिस पदार्थ को एक दूसरे पदार्थ से रगड़ रहे हैं, तो या तो पहले वाले में से निकल के दूसरे वाले में चला जाता है और दूसरे वाले में से निकल के या फिर पहले वाले में आ जाता है। यानी कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों का सारा खेल है कि या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाते हैं। इन दोनों स्थिति में ऋण आवेश, ये ऋण आवेशित होता है, तो ये ऋण आवेश का जो है मान अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से पदार्थ पे कुछ आवेश आ जाता है। तो आवेश को हम कुछ इस तरह से परिभाषित करेंगे कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे किसी पदार्थ में आकर्षण का गुण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित हो जाता है, या आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण को अनुभव करते हैं। तो आवेश क्या है? पदार्थ का एक गुण है। हम ये कहेंगे आवेश पदार्थ का एक गुण है जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ या तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल प्रदर्शित करता है अथवा अनुभव करता है। ठीक है, मतलब पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दिखाता है या प्रदर्शित करता है अथवा अनुभव करता है, इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं या फिर आवेश कहते हैं। तो इस तरह से आवेश आप समझ गए। आवेश का कारण है किसी, जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है तो उसके आउटर सेल के जो है इलेक्ट्रॉन या तो निकल करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं या तो दूसरे पदार्थ में निकल करके पहले वाले पदार्थ में चले जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में दोनों ही वस्तु जिस पर से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाते हैं और जिसके पास जाते हैं, जिसमें चले जाते हैं जिस दूसरे पदार्थ में, ये दोनों में ही आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश के कारण कोई भी पदार्थ छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, कि कोई भी पदार्थ जब रगड़ा जाता है एक दूसरे से तो उसके कारण उसमें हीट जनरेट होता है, ऊष्मा जनरेट होता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है। और वो ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन या तो अपना कक्षा, बाहरी कक्षा छोड़ करके किसी दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, किसी दूसरे पदार्थ के परमाणु के आउटर सेल में चले जाते हैं, या फिर उसमें से इसमें आ जाते हैं। अब ये पदार्थों के गुण पर या पदार्थों के वो क्या कहते हैं, परमाणु के एनर्जी लेवल पर निर्भर करता है कि कौन कितनी ऊष्मा पे इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और कौन कितनी ऊष्मा पे इलेक्ट्रॉन आकर्षित, वो क्या कहते हैं, ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने की स्थिति में अब यहाँ हुआ क्या कि जो क्या कहते हैं, जो नाभिक होता है, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको पॉजिटिव चार्ज कह देंगे और इसको नेगेटिव चार्ज कह देंगे। तो जो ये केंद्र होता है या नाभिक जो होता है, नाभिक को इसको न्यूक्लियस कह देते हैं, इसको बोलते हैं। अब जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस तो इसमें से एक भी चार्ज इधर उधर हुआ नहीं। अब यहाँ चार्ज जितना का उतना है और यहाँ चार्ज या तो बढ़ जा रहा है या तो घट जा रहा है। तो बढ़ने और घटने की वजह से पूरे एटम पे चार्ज जो है क्या हो जाता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है एटम या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब मान लेते हैं कि ये एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम ही रहेंगे, मतलब 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, यानी 11 धन कण और 11 ऋण कण। अब मान लीजिए कि इसको किसी पदार्थ से रगड़ा जाता है जिसके कारण ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह स्थिति में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही रह गया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। इसको पॉजिटिव में दिखाएंगे, इसको किस में दिखाएंगे, नेगेटिव में। अब इन दोनों का टोटल करें, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, जोड़ें तो धन 11 और धन ऋण 10, माने ऋण 10। तो
इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ कितना जाएगा, धन 1 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऋण में से धन घटता है, तो 11 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस एटम पे कितना चार्ज रह जाएगा, नेट चार्ज नेट चार्ज मतलब कुल चार्ज 1 धन आवेश आ जाएगा, आ रहा समझ में। तो वो धन आवेशित हो जाएगा। इसके कारण अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया हुआ है तब यहाँ 11 की बजाय कितना हो जाता है, ये 12 हो जाता है, और 12 ऋण में और धन, वो 11 धन में, तो वहाँ ऋण आ जाएगा, आ रहा समझ में। और अगर दोनों में ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, दोनों को जोड़ा जाए तो धन में एक रहेगा प्रोटॉन का आवेश और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश किस में रहेगा, ऋण में रहेगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अभी उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, और पदार्थों में वो गुण उत्पन्न नहीं होता है जिस गुण की हम चर्चा कर रहे हैं। विद्युत आवेश या फिर आवेश की चर्चा कर रहे हैं। तो ये वो गुण है जिसके कारण कोई भी पदार्थ या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है या फिर दिखाता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आवेश समझ में आ गया। आवेश क्या है, और आवेश कुछ नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ है वो खुद ही आवेश से बना हुआ है। वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सुरक्षित रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं इसके कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में। तो इन कक्षाओं में से जो सबसे बाहरी कक्षा है वो अनसेफ माना जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकल जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा, किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाएगा। तब ये तभी होगा जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ेंगे, अन्यथा दूसरे किसी स्थिति में ऐसा संभव नहीं है। या फिर हीट दें, क्योंकि पदार्थ को रगड़ेंगे तब भी हीट ही होता है जिसके कारण ऐसा होता है। या फिर इसको हीट दें, बाहर से एनर्जी दें, तब जो है जाकर के ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और उस स्थिति में जो है उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जनरेशन होता है, जनरेट हो जाता है, जिसके कारण जो है कहा जाता है कि वस्तु आवेशित हो गया है। आ रहा समझ में। तो आवेश पूरी तरह से समझ में आ गया। आगे हम जानेंगे आवेशन के कारण। आवेशन के कारण, तो आवेश का कारण क्या है, मैंने यहाँ पूरा समझाया हुआ है। आवेश का कारण होता है जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो उस पदार्थ के जो परमाणु होते हैं, उस परमाणु के बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो एक पदार्थ से निकल कर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, नहीं तो दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ में चले आते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि दोनों पदार्थों को रगड़ने से हीट उत्पन्न होता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उसी ऊष्मा के कारण वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से किसी दूसरे एटम में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ता है तो फिर क्या उत्पन्न होता है, इससे आवेश उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो लिख दो आवेशन के कारण। अब हम जानेंगे आवेश के मात्रक। क्या जानेंगे, तो देखो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ये एक वैज्ञानिक है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। लेकिन इसका जो प्रायोगिक मात्रक होता है, प्रयोग में लाया जाता है, वो होता है एम्पियर सेकेंड। क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक जो है ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। प्रायोगिक मात्रक इसका एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है या फिर एम्पियर घंटा भी हो सकता है, एम्पियर घंटा। या फिर एक और वैज्ञानिक हैं फैराडे, फैराडे भी हो सकता है, उनके सम्मान में रखा गया है। तो आपको इतने यूनिट मिल गए। एक एक करके इन तीनों को आपस में रिलेट कर देते हैं। तो देखो, एक एम्पियर घंटा अगर कहें तो 1 एम्पियर घंटा बराबर हो जाएगा, समझ में, 3600 घंटा, 3600 एम्पियर घंटा हो जाएगा। अच्छा, अब यदि बात करें फैराडे की, किसकी, फैराडे की, तो 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। आप इसको कूलाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं बता दूं कि एम्पियर और ये कूलाम और एम्पियर सेकंड दोनों ही आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड, समझ में।
तो आप इसको इतना लिख सकते हैं या इसको इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन तीनों में आपस में रिलेशन मैंने पहले बना लिया कि 1 एम्पियर घंटा बराबर 3600 एम्पियर सेकेंड, या 3600 कूलाम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 3600 कूलाम। 1 फैराडे बराबर अगर कूलाम की बात करें तो 96,500 कूलाम होता है। क्या होता है? 96,500 कूलाम, या फिर एम्पियर सेकेंड। आवेश का जो है अगर मिनिमम वैल्यू कहें, है ना, आवेश का न्यूनतम मान, ठीक है, आवेश का अगर न्यूनतम मान कहें तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मिलिकन। क्या नाम है? मिलिकन। मिलिकन नाम के एक वैज्ञानिक हैं। इन वैज्ञानिक ने आवेशों का HCF निकाला। प्रकृति में मतलब किसी भी बहुत सारे तत्वों को लिया या बहुत सारे पदार्थों को लिया और उनके आवेश का जो है HCF निकाला, ठीक है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा निकाला, और मौसा निकाला और इससे पता किया कि सबसे न्यूनतम मान आवेश का कितना होता है। तो न्यूनतम मान उसने निकाला, वो निकाला 1.6 × 10⁻19 कूलाम निकाला। और इसी आवेश को जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लिया। किसका चार्ज मान लिया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश मान लिया। और उन्होंने कहा कि प्रकृति रूप में अगर कहीं भी आवेश है, किसी भी रूप में आवेश है, तो वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणज में है, के पूर्णांक गुणज। पूर्णांक गुणज का मतलब हो गया कि मतलब अब जो भी आवेश होगा वो इनके 1 के गुणे में, या फिर 2 के गुणे में, या फिर 3 के, या फिर 4 के, या फिर 5 के, या फिर 6 के, इनके गुणज में, या फिर -1 के, -2 के, -3 के, या तो माइनस गुणज के रूप में होगा या तो प्लस गुणज के रूप में होगा। अरे समझो, कहीं भी आवेश होगा तो इन्हीं के गुणज के रूप में रहेगा। तो इसको हम मान लेते हैं अगर आवेश, इसी को कहा जाता है NCERT में इस टॉपिक को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटा यानी पैकेट, मतलब फिजिक्स में पैकेट को किसी छोटे एनर्जी के, वो क्या कहते हैं, छोटे एनर्जी के या बहुत कम न्यूनतम एनर्जी के क्षेत्र को, या फिर जितनी भी एनर्जी एक जगह पाई जाती है उस एनर्जी को हम मिनिमम को क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्वांटा शब्द, क्वांटा यानी क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, ठीक है। तो सबसे, अगर प्रकृति में सबसे कम रूप में अगर कहीं पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के रूप में चार्ज पाया जाता है, और जहाँ भी अगर आवेश पाया जाएगा वो इसी के गुणज में पाया जाएगा, है ना, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब इसके पूर्ण संख्याओं के गुणज के अलावा अतिरिक्त अगर हम चाहें कि विभाजित करना आवेश को, तो आवेश को विभाजित करना आसान नहीं है। आसान है ही नहीं, मतलब मिलता ही नहीं है कहीं ऐसा, ठीक है। तो क्वांटा समझ गए। इसी को क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटम। इसको वो कहते हैं आवेश का टमीकरण, ये क्वांटीकृत करना, क्वांटमीकरण ऐसा बोलते हैं। और ये मिलिकन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। बहुत सारे पदार्थों को लेकर के उनके चार्ज का क्या निकाल लिया? HCF निकाला, और HCF निकाला तो उतना उन्होंने चार्ज पाया, और इसी चार्ज को उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हेर फेर से होता है, आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के आ जाने से या फिर चले जाने से। किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि वो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, क्योंकि तब नाभिक जो है प्रभावी हो जाता है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से ये सबसे कम चार्ज है, और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो कि कहीं आवेश है तो आवेश का जो वैल्यू है, अगर मान लो Q आवेश से कहीं है तो वो E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्याओं के गुणज के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ हमें एक सूत्र मिला क्वांटमीकरण के कारण, Q = Na, ठीक है, Q = N × E। समझ में आया? अब इस पर कई क्वेश्चन लिख सकते हैं हम, कई क्वेश्चन बना सकते हैं, या कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
ये लिख लो आवेश का क्वांटमीकरण, हेडिंग लगा लो आवेश का क्वांटीकरण। अब हम जानेंगे आवेशों के प्रकार। लिखो आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब लिख ले प्रकार, ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। आप इसको ये लिख सकते हैं धन आवेश या धनात्मक आवेश, ठीक है, धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो आवेश कितने तरह के हो जाते हैं? दो तरह के। अब हम विचार करेंगे कि धनात्मक आवेश क्या होता है और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। तो फिर से हम चलते हैं किसी पदार्थ के परमाणु पर, क्योंकि सारी व्याख्या यहीं से होनी है, यही आधार है। ये है इसका न्यूक्लियस और ये इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मान लीजिए कि किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन हों 6, कितने हो? 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस स्थिति में कितने होंगे? 6 होंगे ना। अब मान लीजिए इस एटम को किसी दूसरे एटम से या किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है, जिसकी वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, एग्जिट कर जाता है, बाहर निकल जाता है। तो अब जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए ना। इसको हम धनात्मक मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं? ऋणात्मक। तो यहाँ 5 ऋण हो गया और अभी इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब टोटल चार्ज, अगर नेट चार्ज कहें, नेट चार्ज, इस एटम पे नेट चार्ज कितना होगा? तो हम ये देख लेते हैं 6 और धन ऋण कितना? 5, ठीक है। ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 ऋण 5 बराबर कितना? 1। और वो भी किस में आया? धन में आया ना। किस में आया? धन में आया, प्लस में आया। तो हम ये क्या कहेंगे कि ये एटम जो है आफ्टर एग्जिटिंग, मतलब निकलने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो है क्या हो गया है? धन आवेशित हो गया है। क्या हो गया है? धन आवेशित हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों का अधिक होना ही क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। आप ये देख रहे हैं प्रोटॉन अधिक है और इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का अधिक होना ही क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। और इसका उलट हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ पर या किसी पदार्थ में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का अधिक होना क्या कहलाता है? ऋणावेश कहलाता है। लिख लीजिए इसको, लिखिए धनावेश। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर अधिक हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक हो तो हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे, ठीक है। अब हम बताएंगे आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान, आयतन और घनत्व में परिवर्तन। आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान, आयतन तथा, तो अगला टॉपिक है आवेशित वस्तुओं के द्रव्यमान, आयतन तथा घनत्व में परिवर्तन। मतलब कोई वस्तु यदि आवेशित हो जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आएगा पहले की अपेक्षा, आयतन में क्या परिवर्तन आएगा और घनत्व में क्या परिवर्तन आएगा। इन तीनों परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। आ रहा समझ में? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें द्रव्यमान की, किसकी? द्रव्यमान की।
सबसे पहले हम द्रव्यमान की बात करें। आप हमें ये बताइए कि किसी परमाणु से अगर इतनी अंडा कहाँ बन रहा है, गुड़ बनो ना। ये मान लो कि ये किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का परमाणु है। यहाँ हम 4 ही क्यों ले रहे हैं, 2 2 4 1 5 1 6, हाँ ऐसा ले रहे हैं। किसी पदार्थ का ये परमाणु है। परमाणु में से अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है, तो इसका वेट कुछ कम हो जाएगा, द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तब द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। अरे इलेक्ट्रॉन भी तो कुछ द्रव्यमान कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ से कुछ निकलेगा तो वो उसका द्रव्यमान कम होगा ना, तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है कहीं से, यहाँ से कहीं से इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है, ठीक है, एंटर कर जाएगा तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, में वृद्धि होगी। समझ में। तो यदि, और आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज होना, धनावेशित होना, इलेक्ट्रॉन आने का मतलब नेगेटिवली चार्ज होना। तो हम इस प्रक्रम से ये ज्ञात करते हैं कि यदि कोई भी पदार्थ धनावेशित होता है, क्या होता है, धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनावेशित होता है, धनावेशित होता है तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। और यदि कोई पदार्थ ऋणावेशित होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित होगा तो द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। बात समझ में आ रहा है। तो लिखो द्रव्यमान के पक्ष में धनावेशित होने पर द्रव्यमान यानी मास कम होगा, और ऋणावेशित होने पर मास क्या होगा, बढ़ेगा। ये 2 फैक्ट याद रहे। तो एरो नीचे दिखाने का मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब मास घटेगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो मास क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब आप ये जानते हो कि नेगेटिवली चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है तो वेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिट कर रहा है तो वेट क्या होगा, घटेगा। तो इस तरह से मैंने इसलिए ये बताया। अब आयतन के परिप्रेक्ष्य में क्या कह लेते हैं, आयतन के परिप्रेक्ष्य में चाहे कोई भी पदार्थ पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर कोई भी पदार्थ नेगेटिवली चार्ज हो, हर परिप्रेक्ष्य में वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा, आयतन क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे चार्ज तो उतना ही रहेगा, अंदर का चार्ज तो उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे तो आपको पता है कि चार्ज की कमी होने की वजह से इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, तो ये तो कांस्टेंट रह रहा है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब ये कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये कूलॉम लॉ में ऐसा होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बाद में समझ में आएंगी, या फिर पीछे मैंने बताया है, इसको 11th में बताया गया होगा, टीचर्स ने बताया होगा। तो अगर मान लो कि इसमें से ये अगर Q1 मान लेते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन को अगर Q2 मान लेते हैं, और अंदर के प्रोटॉन को हम Q1 मान लेते हैं, तो ये तो कम हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये कम हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा कि ये भी क्या होगा, कम होगा। और कम होगा तो इस पर से फोर्स कम होगा, कम होगा तो वो और वाइब्रेशन ज़्यादा करेगा इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मान लो कि ये बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए इसमें। तो बाहर से कभी आते हैं तो क्या, उसके बारे में मैंने क्या बताया कि जब एंटर करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उस केस में क्या होता है, कैसे एंटर करता है, ये अपनी कुछ एनर्जी लॉस करता है, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अंदर की तरफ आता है, ठीक है, अंदर की तरफ आता है। उस स्थिति में भी फोर्स क्या होगा,
कम होगा, और जब फोर्स कम होगा तो और वो क्या कहते हैं, फोर्स कम होगा और एक ऐसा भी कह सकते हैं कि अंदर एंटर करेगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेगा, और जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, आयतन इसकी वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा मतलब अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब जो हम कूलाम लॉ पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी देर के लिए हम इसको बता देंगे कि ऐसा क्या कारण है। तो अभी फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि अगर कोई भी पदार्थ धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है, दोनों ही स्थितियों में आयतन क्या होता है, बढ़ता है। दोनों स्थितियों में आयतन बढ़ता है। तो ये हो गया दूसरा वो क्या कहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। तो लिख लो, धनावेशित या ऋणावेशित होने पर, पदार्थ के धनावेशित या ऋणावेशित होने पर उसका आयतन बढ़ता है। तीसरा हम जानेंगे घनत्व के बारे में। घनत्व, तो देखिए अगर कोई पदार्थ धनावेशित या ऋणावेशित होता है, इन दोनों स्थितियों में डेंसिटी यानी घनत्व, डी फॉर डेंसिटी, घनत्व जो है कम होता है। दोनों स्थितियों में घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो लिख लो, किसी पदार्थ के धनावेशित या ऋणावेशित होने पर उसका घनत्व कम होता है, घटता है। अब हम जानेंगे आवेश के गुणधर्म। तो आवेश के गुणधर्मों में जो सबसे पहला गुणधर्म हम ये कहेंगे कि सजातीय आवेश, आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं। और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, ढकेलेंगे, मतलब पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज अगर है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिवली चार्ज हैं और नेगेटिवली चार्ज हैं तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कारण ये ऐसे क्यों बनाया मैंने, क्योंकि हम जानते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे कि चार्ज कभी भी पॉजिटिवली चार्ज की जो वो क्या कहते हैं क्षेत्र रेखा होती है, वो अंदर से किधर होती है, बाहर की तरफ, और नेगेटिवली चार्ज में बाहर से अंदर की तरफ। तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया हुआ, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी जस्टिफाई कर रहा है ना। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये दो गुण हो गए, लिख लो। तीसरा है कि आवेश का जो मान है, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान किस पर निर्भर नहीं होता है, वेग पर निर्भर नहीं होता है। अर्थात आवेश एक निरपेक्ष राशि है, निरपेक्ष मान है। कौन सा मान है, निरपेक्ष मान है, सापेक्ष मान नहीं है। अब आगे है चौथा गुण, ध्यान से समझिएगा। स्थिर आवेश अगर है तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वैद्युत विभव उत्पन्न करेगा। अगर आवेश गतिशील है
तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देगा। आप जानते हैं किसी वायर में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। और विद्युत प्रवाह होगा तो विद्युत और चुंबकीय दोनों विकिरण उत्सर्जित होगा। तो स्थिर आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव वगैरह उत्पन्न करता है, और गतिशील आवेश में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, और विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित होता है। आया समझ में? तो ये इसका चौथा गुण है। पांचवा गुण की तरफ चलते हैं। पांचवा गुण कि ये क्वांटमीकृत होते हैं, ये कृत होते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कूलाम लॉ, वो क्या कहते हैं, कूलाम लॉ, विद्युत क्षेत्र इत्यादि चीज़ें पढ़ेंगे।